प्रतापनगर राज्य में वीरू नाम का एक मेहनती किसान रहता था। वीरू के परिवार में वीरू के पिता के अलावा उसके पत्नी और एक जवान बेटी भी थी जो कि विवाह के लायक हो चुकी थी। एक दिन वीरू अपने खेत में हल चला रहा था कि तभी उसका दोस्त छोटू उसके पास आकर कहता है, अरे वीरू भाई, तुमने सुना हमारे गांव के मुखिया के घर में जिसने चोरी की थी वह हमारे गांव का ही संतोष है। और जब उस संतोष से पूछा गया कि उसने चोरी क्यों की तो उसने कहा कि उसकी मजबूरी थी। उसने यह भी कहा कि वह चोरी नहीं करना चाहता था। अरे भाई, यह सब तो भाग्य का ही खेल है। अरे भाई, ऐसा वही लोग करते हैं जो मेहनत नहीं करना चाहते हैं और हमेशा अपने भाग्य पर रोते रहते हैं। मूर्ख कहीं का। वह मूर्ख इतना भी नहीं समझते हैं कि मेहनत से ही भाग्य बनता है। इतना कहने के बाद वीरू फिर से अपने खेत में हल चलाने लगता है और उसका दोस्त छोटू वहां से चला जाता है। शाम के समय जब वीरू अपने घर की ओर जा रहा होता है तभी उसके कानों में एक तांत्रिक बाबा की आवाज सुनाई पड़ती है। वहीं रुक जाओ बालक। वीरू ने जैसे ही पलटकर देखा तो उसके सामने एक बड़े से पेड़ के नीचे एक तांत्रिक बाबा बैठे हुए हैं और वीरू को देखकर रहस्यमय तरीके से मुस्कुरा रहे हैं। क्या हुआ तांत्रिक बाबा, आपने मुझे क्यों पुकारा? कुछ देर पहले जब तुमने अपने मित्र से बातें कर रहे थे तब मैं तुम्हारे खेत के पास ही एक वृक्ष के नीचे बैठा हुआ था और तुम दोनों की बातें सुन रहा था। दरअसल मुझे तुम्हारे भाग्य की परिभाषा अच्छी लगी। आप कहना क्या चाहते हैं तांत्रिक बाबा? देखो, जिस मुखिया के घर पर संतोष ने चोरी की थी वह सत्य कह रहा था। उसने चोरी मजबूरी में ही की थी। मजबूरी हमसे हर वह चीज करवा सकती है जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते हैं। उस चोर ने सही कहा था, सब भाग्य का ही खेल है। लेकिन तांत्रिक बाबा, मैं अब भी अपने बात पर अटल हूँ। इंसान अपना भाग्य अपनी मेहनत से ही बनाता है। जब कोई इंसान अपने जीवन में मेहनत नहीं करता है तो फिर वह सारा का सारा दोष अपने भाग्य पर ही डाल देता है। वीरू, मेहनत के साथ साथ इंसान का अच्छे भाग्य भी होना जरूरी है। अगर उस इंसान का भाग्य अच्छा नहीं हुआ तो उसकी सारी मेहनत बेकार हो जाती है और उसकी सारी मेहनत धरी की धरी रह जाती है। अब मुझे क्षमा कीजिए तांत्रिक बाबा, लेकिन मैं अब भी इस बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता हूँ। मैं कोई साधारण तांत्रिक नहीं हूँ वीरू। मुझ में भूत, भविष्य और वर्तमान देखने की क्षमता है। तुम्हें बहुत जल्द ही यह बात समझ में आ जाएगी। इतना कहने के बाद तांत्रिक बाबा वहां से चले जाते हैं। फिर वीरू भी वहां से निकलकर अपने घर की ओर निकल पड़ता है। वीरू अभी घर पहुंचा ही था कि उसकी पत्नी उषा बोली, अच्छा हुआ तुम घर आ गए, तुमसे बहुत जरूरी बात करनी थी। क्या हुआ भाग्यवान, कुछ काम था क्या? वीरू, तुम्हारे बेटी कमला विवाह के लायक हो गई है। हमने उसके लिए एक अच्छा वर भी ढूंढ लिया है। लड़का बहुत अच्छा है। वह हमारे गांव के मुखिया का दूर का रिश्तेदार है। अरे पिताजी, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। मैं अपनी बेटी का विवाह बड़े ही धूमधाम से करूंगा। इस बार तो पूरे राज्य में मेरा फसल बहुत अच्छा हुआ है। बस कुछ ही दिनों बाद फसल की कटाई शुरू होने ही वाली है। मैं अपने फसल को राज्य में ही बहुत अच्छे दामों में बेचूंगा और फिर देखना, मैं अपनी बेटी कमला का विवाह खूब धूमधाम से करूंगा। वीरू के परिवार वाले बहुत ही खुश थे। लेकिन अगले ही दिन वीरू अपने खेत पर गया और खेत का नजारा देखकर पूरी तरह घबरा गया। अरे ये क्या, मेरी पूरे फसल में तो कीड़े लग गए। ये कैसे संभव हो सकता है? कल ही तो पूरा फसल स्वच्छ था, लेकिन ये कैसे हो सकता है? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? हाँ, एक उपाय है। मुझे जल्द से जल्द मेरी फसल में कीटनाशक दवाई का छिड़काव करना होगा, नहीं तो मेरी पूरी फसल बर्बाद हो जाएगी। वीरू उसी दिन अपने खेत में कीटनाशक दवाई का छिड़काव कर दिया। उसने अपने फसल को बचाने की बहुत कोशिश की, पर खेत में कीड़े लगना बंद नहीं हुआ और वीरू की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई। अपने मेहनत को इस तरह बर्बाद होता देख वीरू बहुत उदास हो गया और चुपचाप अपने घर की ओर निकल गया। वीरू को उदास देखकर उसके पिता मोहनलाल वीरू से कहता है, क्या हुआ बेटा, तुम इतने उदास क्यों हो? क्या बात है? वीरू सारे घटना को बताते हुए कहता है, पिताजी, हमारी सारी फसल बर्बाद हो गई है। मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है कि मैं अब क्या करूं।
चिंता मत करो बेटा, तुम तो अपने मेहनत को ही अपना भाग्य मानते हो, तो फिर क्यों रो रहे हो? जाओ और जमींदार रघुवीर से कर्ज लो और किशनपुर राज्य से बीज ले आओ। वीरू अपने पिता की बात सुनकर जमींदार रघुवीर के घर चला जाता है और सारी घटना को जमींदार रघुवीर से कहता है। जमींदार साहब, मुझे बीज खरीदने के लिए कर्ज चाहिए। देखो वीरू, मुझे तुम्हें कर्ज देने में कोई आपत्ति नहीं है, पर तुम तो जानते ही हो कि मेरा ब्याज बहुत भारी होता है। सोच लो, क्या तुम समय पर मेरा कर्ज चुका पाओगे? जमींदार साहब, सारा गांव जानता है कि मैं मेहनती और ईमानदार व्यक्ति हूँ, मुझ पर थोड़ा तो भरोसा कीजिए। सही बात कह रहे हो, लेकिन वीरू, क्या है ना कि भरोसे करके उधार दिया जाता है, ब्याज पर कर्ज नहीं। अगर तुम मेरा कर्ज समय पर नहीं चुका पाओगे तो मैं तुम्हारा खेत पर कब्जा कर लूंगा। वीरू गहरी सोच में खो गया, क्योंकि उसके पास बीज खरीदने के भी पैसे नहीं थे। उसने अपनी सारी जमा पूंजी पिछले फसल में ही लगा दी थी। कुछ देर सोचने के बाद वीरू जमींदार से कहता है, ठीक है जमींदार साहब, मैं अगर समय पर पैसे चुका ना पाऊँ तो आप मेरा खेत को कब्जा कर लेना। जमींदार ने कुछ पैसे वीरू को कर्ज के रूप में दे दिया। वीरू पैसे लेकर किशनपुर राज्य के लिए निकल पड़ता है और वहां जाकर अच्छे बीज खरीद कर ले आता है। फिर वह पूरी मेहनत से खेतों में बीज बोने लगा और कुछ ही महीनों में उसकी फसल पककर तैयार हो गई। और जैसे ही फसल की कटाई का समय आया, वीरू ने देखा कि उसके फसल में फिर से कीड़े लग गए और फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गया। यह देखकर वीरू के आंखों में आंसू आ गए। वह रोते हुए घर आया और सारे घटना को अपने पिता को बताते हुए कहा, पिताजी, मेरे सारे फसल फिर से बर्बाद हो गए और तो और ऊपर से मैं जमींदार रघुवीर का कर्जदार भी हो गया। अब हमारी बिटिया का विवाह कैसे होगा? अरे वीरू, कुछ ही दिनों में कमला को लड़के वाले देखने आने वाले हैं। ऐसे में तो मेरे सारे गांव वालों के सामने नाक कट जाएगी। तभी वहां पर जमींदार रघुवीर पहुंच जाता है और वीरू से कहता है, अरे ओ वीरू, मैं अपना धन ब्याज सहित लेने आया हूँ। जमींदार साहब, मेरी सारी फसल फिर से बर्बाद हो गई है, मुझे और कुछ समय की मोहलत दे दीजिए। क्या कहा? और कुछ समय की मोहलत? अरे भाई, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? पूरा गांव जानता है कि मैं किसी को मोहलत नहीं देता हूँ। देख भाई, वादे के मुताबिक मैं तुम्हारे खेत पर कब्जा करता हूँ। अगर तुम अपना खेत छुड़वाना चाहते हो तो सीधी बात, मेरा धन ब्याज सहित लौटा दो और अपना खेत ले जाओ। इतना कहने के बाद जमींदार रघुवीर वहां से चला जाता है। अब वीरू के हाथ में उसका खेत भी जा चुका था। फिर कुछ ही महीनों में उसके परिवार को भूखे मरने की नौबत आ जाती है। ये सब देखकर वीरू अपने पिता से कहता है, पिताजी, अब तो हमारा खेत भी हाथ से चला गया और तो और घर में राशन का एक दाना तक नहीं है। बेटा, मुझे लगता है कि हमारे बिटिया का विवाह अब कभी नहीं हो पाएगा। मैंने सुना है कि प्रतापनगर राज्य के राजा वीर सिंह बहुत ही दयालु हैं। उनसे सहायता क्यों नहीं मांगते हो? आप सही कह रहे हो भाग्यवान, मैं आज ही प्रतापनगर जाकर महाराज से सहायता मांगता हूँ। वीरू उसी दिन प्रतापनगर के महाराज वीर सिंह के राज्य में जाता है और महल में जाने ही वाला था, लेकिन सहयोग से राजा वीर सिंह महल से बाहर ही मिल जाते हैं। वीरू ने महाराज को सारी घटना बताते हुए कहता है, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। महाराज, मेरी सहायता कीजिए। मेरे परिवार में खाने के लिए अन्न का एक दाना तक नहीं है और मेरी बेटी कमला विवाह योग्य हो गई है। अच्छा, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं? तुम्हारी फसल में 2 बार कीड़े लगे हैं, जबकि आसपास के किसानों के फसल में ऐसा नहीं हुआ है। इसका मतलब यह है कि तुम्हारा भाग्य सही नहीं चल रहा है, और दूसरा यह है कि तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। महाराज, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मैं कैसे मान लूं कि तुम सच बोल रहे हो? मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता हूँ। बात खत्म, तुम यहाँ से जा सकते हो। राजा वीर सिंह की बातें सुनकर वीरू उदास हो गया और उदास होकर अपने गांव की ओर निकल पड़ा। आधे रास्ते में ही वह एक बड़े से पेड़ के नीचे बैठ गया और अपने आप से कहा, पता नहीं मेरे सुख को किसकी नजर लग गई है। तभी वीरू की नजर सामने पड़ी एक व्यक्ति पर जाती है, जिसके शरीर से खून बह रहा था। वह तुरंत उस व्यक्ति के पास पहुंचा और देखा कि वह मर चुका है। अरे, यह तो मर गया है। तभी वीरू की नजर उस व्यक्ति के हाथ पर गई, जहां एक हीरा चमक रहा था। अरे, यह हीरा तो बहुत कीमती लगता है। क्यों ना मैं नगर जाकर एक सोनार को यह हीरा बेच दूं। इससे मुझे अच्छी कीमत भी मिल जाएगी और मैं जमींदार से अपना खेत छुड़ा भी सकता हूँ। तभी वीरू के मन में एक आवाज आई, ये बिल्कुल गलत है, ये चोरी जैसा होगा।
नहीं नहीं, ये सही नहीं है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। तभी वीरू के मन में एक दूसरी आवाज भी आई। अगर मैं इसे नहीं ले जाऊंगा तो कोई दूसरा इस हीरे को ले जाएगा। इससे अच्छा है कि मैं इस हीरे को बेचकर अपना दुख का अंत कर लूं। वीरू के मन में यह विचार आते ही वह हीरे लेकर प्रताप नगर चला गया और एक सोनार के दुकान पर जाकर बोला, ये मेरा हीरा है, इसके कितने कीमत मिलेंगे? सोनार हीरा देखकर चौंक गया और सोचने लगा, यह हीरा तो बहुत ही ज्यादा कीमती है और इस आदमी की हालत देखकर साफ लग रहा है कि यह हीरा इसका तो नहीं हो सकता है। सोनार ने वीरू को बहुत ही कम पैसे दिए और कहा, ये लो, यह हीरा इतने पैसे का ही है। ये तुम क्या कह रहे हो? ये हीरा तो बहुत ही ज्यादा कीमती है। लाओ, इस हीरे को वापस करो, मैं किसी और सोनार को बेच दूंगा। अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? अब यह हीरा मेरे पास ही रहेगा। मैं समझ गया हूँ कि यह तुम्हारा नहीं है, क्योंकि इतना कीमती हीरा का मालिक कोई एक गरीब किसान नहीं हो सकता है। देखो, जो दिया उसी में खुश रहो, नहीं तो मैं तुम्हारी शिकायत महाराज वीर सिंह को कर दूंगा। यह सुनकर वीरू को बहुत ही गुस्सा आया और वह हीरा छीनकर सोनार को धक्का दे दिया। सोनार का सिर दीवार से टकराया और वह वहीं दम तोड़कर मर गया। यह देखकर वीरू के हाथ पैर डर के मारे फूल गए। हे भगवान, यह मेरे साथ क्या हो गया? मैंने अपने हाथों से हत्या कर दी। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? तभी वहां एक व्यक्ति आ गया। उसने सोनार को मरा हुआ देखा और साथ ही उसने वीरू के हाथ में हीरा देखकर सारा माजरा समझ गया। मैं इसे नहीं मारा, मैंने तो सिर्फ अपना हीरा वापस लिया था, जो कि यह नहीं दे रहा था। मैंने उसे धक्का दिया, मुझे नहीं पता था कि वह मर जाएगा। तुम्हें यह हीरा जंगल में मिला था ना? हाँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता? तुम्हें यह हीरा उस व्यक्ति के पास मिला होगा जो जंगल में मरा हुआ पड़ा था और उसके शरीर से खून बह रहा था। हाँ हाँ, पर तुम यह सब कैसे जानते हो? अरे क्योंकि मैं ही उस आदमी को मारा था। वह मेरा ही साथी था जो गद्दारी करके भाग रहा था और फिर मैं पीछे से वार करके वहीं मार डाला। कौन हो तुम? मेरा नाम केशव है। मैं महाराज वीर सिंह के राजकोष में काम करता हूँ। मैं ही राजकोष से सोने के गहने और हीरे चुराए थे। यह सोनार उसे खरीदता था। अच्छा ही हुआ यह मर गया, क्योंकि यह हमेशा कम कीमत देता था। इतना कहने के बाद केशव ने अपने जेब से एक पोटली निकाली और वीरू को देते हुए कहा, यह पोटली तुम रख लो और इसे अपने साथ गांव ले जाओ। मैं कुछ ही दिनों बाद इस पोटली को तुम्हारे घर लेने आऊंगा। लेकिन इसमें तो बहुत ही ज्यादा हीरे हैं। क्या इन्हें भी तुमने महाराज वीर सिंह के राजकोष से चुराया है? हाँ, और मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि महाराज और मंत्री को मुझ पर शक हो गया है। यह हीरे तुम्हारे घर सुरक्षित रहेंगे और किसी को शक भी नहीं होगा। अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं महाराज से शिकायत कर दूंगा और मैं कहूंगा कि जंगल में तुमने ही उस व्यक्ति को मारा था और उसका हीरा छीनकर यहाँ ले आए थे। और जब सोनार ने हीरे खरीदने से इनकार कर दिया तो तुमने उसे भी मार दिया। लो भाई, सब जगह तुम ही फंसोगे। नहीं नहीं, तुम ऐसा मत करना। तुम जैसा कहोगे मैं बिल्कुल वैसा ही करने को तैयार हूँ। हाँ, या हुई ना बात, तुमसे मुझे यही उम्मीद थी। इतना कहने के बाद केशव ने मरे हुए सोनार की दुकान से ढेर सारा पैसे निकाले और वीरू को दे दिया। अब यह मर चुका है तो इसके सारे पैसे पर तुम्हारा ही अधिकार है। वीरू बहुत सारे पैसे और केशव द्वारा दिए गए हीरे का पोटली लेकर वहां से चला गया और केशव भी उसके पीछे पीछे चला आ रहा था, क्योंकि वह देखना चाहता था कि वीरू का घर किस गांव में है और कहां है। कुछ घंटे के बाद वीरू अपना घर पहुंच गया और केशव निश्चित होकर वहां से चला गया। वीरू ने केशव द्वारा दी गई हीरे का पोटली को छुपाकर रख दिया और कुछ पैसे अपने पिताजी को देते हुए कहा, यह लो पिताजी, महाराज ने हमारी कहानी सुनी और तरस खाकर कुछ पैसे इनाम के रूप में दे दी। ये तो बहुत ही अच्छा हुआ वीरू बेटा। इन पैसों से हमारा कर्ज भी उतर जाएगा और खेत भी वापस मिलेगा और कमला का विवाह भी हो जाएगा। फिर अगले ही दिन वीरू जमींदार के घर गया और उसके कर्ज चुकाते हुए कहा, मैं जितना कर्ज लिया था वह शुद्ध समेत चुका रहा हूँ। ठीक है ना जमींदार साहब? ठीक है भाई, लो आज से तुम्हारा खेत तुम्हारा हुआ। मुझे तो बस अपने पैसों से मतलब था, तुम मुझे ब्याज सहित पैसे वापस कर दिए, बस बात खत्म।
वीरू जमींदार के घर से खुशी खुशी अपने घर वापस आ ही रहा था और जब वह अपना घर पहुंचा तो वहां का नजारा देखकर वह चौंक गया। उसके घर में राजा वीर सिंह, उनके मंत्री और 2 सैनिक खड़े थे। सैनिकों ने केशव को पकड़कर रखा हुआ था। राजा का मंत्री राजा की ओर देखते हुए कहता है, महाराज, हमारे गुप्तचर ने हमें बताया कि केशव इसी घर में छुपा हुआ था। अब तक महल से जो भी सोने के मुद्रे और हीरे चोरी हुए थे वह सब केशव ने चुराए थे। जब हमारे गुप्तचर ने उस सोनार की दुकान पर नाकाबंदी की तो उसे मरा हुआ पाया। महाराज, सोनार को मैंने नहीं मारा, उसे तो इस वीरू ने मारा है और मेरे साथी को भी वीरू ने ही मारा है। यह सब सुनकर वीरू के हाथ पैर कांपने लगे और राजा वीर सिंह क्रोधित होकर वीरू से कहा, और तुम मुझसे सहायता मांगने के लिए आए थे? सीधी तरह से बता दो, हमारे राजकोष से चुराए गए हीरे कहाँ हैं? डरते हुए वीरू ने हीरे की पोटली को राजा वीर सिंह को देते हुए कहा, महाराज, केशव झूठ बोल रहा है। मैं तो बस सोनार के पास हीरा बेचने के लिए गया था, लेकिन उसकी नीयत खराब हो गई थी और मैं उसके हाथ से हीरा छीना और उसे धक्का दिया। मुझे नहीं पता था कि वह मर जाएगा। तभी केशव मेरे पास आया और उसने मुझे राजकोष से चुराए हुए हीरे की पोटली दी और उसने मुझे धमकी भी दी थी कि अगर मैं उसके बात नहीं मानूंगा तो वह आपसे शिकायत कर देगा। तुम्हें वह हीरा कहाँ से मिला था जो कि तुम सोनार के पास बेचने के लिए गए थे? महाराज, जब मैं आपसे सहायता मांगने के बाद अपने गांव लौट रहा था तो मुझे रास्ते में एक मरा हुआ व्यक्ति मिला जिसके हाथ में यह हीरा चमक रहा था। मैंने वह हीरा उठाया था और बेचने के लिए नगर की ओर चला गया। तो तुम्हें तुरंत आकर मुझे सूचित करना चाहिए था, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। तुम भी उतना ही दोषी हो जितना कि केशव है। तुम्हें इसकी सजा बराबर मिलेगी। महाराज, मैंने जो भी किया वह सब मजबूरी में किया। वह मेरी मजबूरी थी। मेरे परिवार की हालत बहुत ही खराब थी। ये सब बहाने वही लोग बनाते हैं जो कि मेहनत नहीं करना चाहते। जैसे ही राजा वीर सिंह ने यह बात कहा, वीरू को कुछ महीने पहले की घटना याद आ गई। अरे भाई, ऐसा वही लोग करते हैं जो मेहनत नहीं करना चाहते हैं और हमेशा अपने भाग्य पर रोते रहते हैं। मूर्ख कहीं का। वह मूर्ख इतना भी नहीं समझते हैं कि मेहनत से ही भाग्य बनता है। तभी वहां पर वही तांत्रिक बाबा आ पहुंचे और बोले, क्यों वीरू, आप समझ में आ गया ना भाग्य का खेल? तांत्रिक बाबा, अब मुझे सब कुछ साफ साफ समझ में आ गया। मनुष्य का भाग अच्छा होना चाहिए, वरना वह कितनी भी मेहनत क्यों न कर ले, उसे सफलता नहीं मिलती है। आपने सही कहा था कि मजबूरी हमसे ऐसे काम करने पर मजबूर कर देती है जिन्हें हम कभी सोच भी नहीं सकते हैं। महाराज, इसे छोड़ दीजिए। यह बेचारा भाग्य का मारा हुआ व्यक्ति है। मैं इसे जानता हूँ। यह बहुत ही मेहनती व्यक्ति है और इसका अपराधियों के साथ कोई लेना देना नहीं है। ठीक है तांत्रिक बाबा, अगर आप कहते हो तो मैं इसे छोड़ देता हूँ। इतना कहने के बाद राजा अपने मंत्री के साथ वहां से चले जाते हैं और सैनिक केशव को पकड़कर ले जाते हैं। देखो वीरू, तुम्हारा भाग्य में कुछ समय के लिए बुरा समय लिखा था जो अब खत्म हो चुका है। याद रखना, इंसान की मेहनत जितनी जरूरी होती है उतना ही उसका भाग्य भी महत्वपूर्ण होता है।